हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेट स्पीच का। हेट स्पीच का हम टॉपिक क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम हेट स्पीच कुछ ना कुछ दी जाती है फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर नॉर्मली कोई भी आपका जो रेडिकल इंसान होता है या फिर इन जनरल होता है, वो कुछ ना कुछ हेट स्पीच आपका दे देता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच: कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। यहाँ पे हम बहुत सारी डायमेंशन डिस्कस करेंगे कि क्या होती है हेट स्पीच, आपके क्या लॉज हैं एग्जिस्टिंग, क्यों होती हैं। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, क्या लूपहोल्स हैं और क्या रिकमेंडेशंस है। लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की किस पर्टिकुलर केस में कहा है, या फिर पर्टिकुलर कमिटीज की लीगल मेजर्स, नॉन लीगल मेजर्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं हेट स्पीच के और क्या फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स हैं हेट स्पीच के, और किस तरीके की हेट स्पीच है। तो ये आपका वैसे नॉर्मल आपका पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर तो आ जाता है, पर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा आपके लिए साथ, कि हेट स्पीच के अंदर क्या इश्यूज हैं। तो ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वेदर अ पर्टिकुलर आपका अग्रेसिव स्पीच कैन बी टर्म्ड एज अ हेट स्पीच और नॉट। तो इस कंटेक्स्ट में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेट स्पीच का। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हेट स्पीच होती है आपकी, कोई भी आपका अग्रेसिव तरीके से हो रहा होता है तो हम हेट स्पीच के बारे में बात करेंगे। और वैसे एकदम से ट्रिगर इंसिडेंट क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं हेट स्पीच का? क्योंकि आपका अप्रैल 15 के आस को ही आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था हिंदू न्यूज़पेपर में, वेयर नो इंस्टेंसेस ऑफ हेट स्पीच at Delhi event were witnessed. That was the view of police. They claim speech by Suresh Chavak Anke does not incite communal fanatism despite video evidence to the contrary. तो यही इन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि एक स्पीच दी गई थी आपकी, तो वहां पे ये हेट स्पीच के अंदर नहीं आता। तो इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि हेट स्पीच क्या है। साथ में कुछ टाइम पहले आपका यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा था टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू द ब्रिटिश एरा इंडियन पेनल कोड आईपीसी, जो आपका 1860 है, उसके अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रपोज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्पीचेस एंड एक्सप्रेशन। तो हेट स्पीच के कंटेक्स्ट में, क्योंकि स्पेसिफिकली अभी ढंग से हेट स्पीच को टारगेट करा नहीं जाता, तो उसके लिए इन्होंने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा था। एज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच इन द आईपीसी। तो ये ध्यान रखना कि आईपीसी स्पेसिफिकली, अगर इसके ऊपर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन जाए कि वेदर आईपीसी स्पेसिफिकली मेंशंस हेट स्पीच और नॉट, तो वहां पे करेक्ट आंसर है कि उसका कोई क्लियर आंसर डेफिनेशन नहीं दिया। द कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज इज एंटिसिपेटिंग अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिफाइन सच हेट स्पीच। तो इसका एक, अगर मैं समराइज वे में आपको बताऊं कि क्या है इसकी न्यूज या फिर क्या है, तो आईपीसी के अंदर जो आपका है कॉलोनियल एरा के टाइम का जो हमारा लॉ है, उसने स्पेसिफिकली हेट स्पीच को आपका मेंशन नहीं करा कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन है पनिशमेंट के लिए। तो काफी टाइम से डिमांड आ रही है, हेट स्पीच पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी रहेगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो उसी कंटेक्स्ट में ये आपकी डिमांड करी जा रही है कि आईपीसी को रिफॉर्म करा जाए। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, बट अगेन उसकी अब तक रिपोर्ट कुछ आई नहीं, वेट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हेट स्पीच इन्होंने आईपीसी ने ढंग से डिफाइन नहीं करा, पर काफी सारे एकेडमिशियंस ने, लॉ कमीशन ने हेट स्पीच को डिफाइन करने का अटेम्प्ट करा है। तो इस कंटेक्स्ट में देख लेते हैं है क्या है हेट स्पीच इन जनरल। तो हेट स्पीच इज एन इमोटिव कंसेप्ट and there is no universally accepted definition of an international human rights or domestic legislation of it in तो हेट स्पीच अगेन एक इमोटिव कंसेप्ट है। कोई पर्टिकुलर अगर आपका अग्रेसिव स्पीच है, वो किसी को बहुत अच्छी लगे, कहा कि बिल्कुल सही करे, दूसरे वाले को लगे कि ये हेट स्पीच है। तो हेट स्पीच की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, नॉट ओनली इन आईपीसी बट इन जनरल। अगर हम डोमेस्टिक लॉ देखें या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ देखें, कहीं पे भी हेट स्पीच नहीं है। तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि हेट स्पीच को डिफाइन कैसे करें। किसी लोग इंसान को लगेगा कि ये तो बहुत सही चीज है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो टेररिस्ट है, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये देशभक्त है जैसे। तो हमको लगता है कि तालिबान वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब है, पर काफी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सब इस तरीके से आता है, बट स्टिल वी कैन एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अ हेट स्पीच। तो हेट स्पीच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेट एंड स्पीच। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं। It is an expression of discriminatory hate towards people. It does not necessarily entail a particular consequence. तो ये चीज ध्यान रखना है, इट इज एनी एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी हेट टुवर्ड्स पीपल। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वजह से हम किसी को पर्टिकुलरली, किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बाय यूजिंग हेट, तो वो हेट स्पीच होता है। बट वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं कहता। इट डज नॉट नेसेसरली एंटेल अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, कि हो सकता है किसी ने कोई स्पीच दी है जिसको हेटरेड भरी हो किसी पर्टिकुलर
इंसान को या फिर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। पर हो सकता है उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो या ना हो। ये नहीं है कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ हेट्रेड से बोला है तो मेरी कुछ इंटेंशन थी कुछ कॉन्सिक्वेंस करने के लिए। हो सकता है मैंने सिर्फ गुस्से में बोला हो। तो ये आपका हेट स्पीच होता है आपका। हेट स्पीच और सेडिशन के बीच में क्या फर्क है, ये ध्यान रखना। द ऑफेंस ऑफ हेट स्पीच अफेक्ट्स द स्टेट इनडायरेक्टली बाय डिस्टर्बिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, वेल सेडिशन इज एन ऑफेंस डायरेक्टली अगेंस्ट द स्टेट। तो सेडिशन होता है आपका जब आपका सेडिशन होता है, आई थिंक 124A ऑफ आईपीसी के अंदर आता है, आई थिंक सो। तो जो सेडिशन होता है वो डायरेक्टली कहता है कि सेडिशन मतलब आपका देशद्रोह। सेडिशन का मतलब ये होता है आपका देशद्रोह, अगर हिंदी में हम कहें तो इट मीन्स यू आर टारगेटिंग द नेशन और टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। आपका पूरा नेशन को टारगेट कर रहे हैं, आप नेशन की जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, वो सेडिशन के अंदर आ जाता है। पर हेट स्पीच होता है तो वो सेडिशन आपका डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट है। हेट स्पीच इनडायरेक्टली होता है कि वो पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अगर दो कम्युनिटीज आपस में फाइट कर रही है हेट स्पीच की वजह से, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो इनडायरेक्टली आपका पूरे स्टेट का जो एटमॉस्फेयर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। टू क्वालिफाई एज अ सेडिशन, the expression must threaten the sovereignty and integrity of India and security of the state। तो जो sovereignty है, integrity है, ये सबको आपका या फिर security है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया की अगर हम बात करें उसको थ्रेटन करना चाहिए कि इंडिया के ब्रेकअप हो जाएगा, इंडिया के टुकड़े कर देंगे, या फिर इंडिया को बाहर से कहीं पे अग्रेशन आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस कैप्चर कर लेंगी। अगर इस तरीके की अगर स्पीच में अगर बात करी जा रही है वो भी डायरेक्टली, तो वो सेडिशियस एक्टिविटीज आती है। अगेन सेडिशन का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पार्लियामेंटेरियंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पर अगर आपका ये एक्टिविटी है कि इनको हटा के कोई फॉरेन पावर ले जाएं या फिर अगर वायलेंट तरीके से हटाया जाए, तो वो आपका सेडिशन में आता है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो व्हाट आर द डिलेमास इन डिफाइनिंग हेट स्पीच। अगेन जैसे मैंने बताया था कि हेट स्पीच इज एन इमोटिव कॉन्सेप्ट जिसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है डोमेस्टिक लॉ में या फिर आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ में। तो ये बहुत डिलेमा है कि कौन सी हेट स्पीच है, कौन सी अग्रेसिव है, जिसको कर्ब करना चाहिए। सो डिफाइनिंग हेट स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क। अगर हेट स्पीच को कर्ब करना है, अगर हम डिफाइन ही नहीं करेंगे कि हेट स्पीच है क्या, तो कर्ब कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक केस में वर्डिक्ट दी थी। इसका नाम है प्रवासी भलाई संगठन केस। प्रवासी भलाई संगठन केस, प्रवासी आपका हो गया यहाँ पे आपका एनआरआई को टारगेट कर रहा है, भलाई मतलब आपका हो गया वेलफेयर, और संगठन सो द वेलफेयर ऑफ द प्रवासीज ऑफ द डायस्पोरा केस। प्रवासी भलाई संगठन केस ऑफ 2014। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया to examine issues related to hate speech including its definition and to submit its report to the parliament। तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी परेशान हो गई, भाई कहां पे हमें डाल दिया है। तो उन्होंने लॉ कमीशन की हेल्प मांगी जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इट्स नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो लॉ कमीशन को उन्होंने कहा इन प्रवासी भलाई संगठन केस इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट कौन से पर्टिकुलर इशू से डील कर रही है, तो इस वजह से ध्यान रख लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी आपको कोट करना पड़ेगा। डोंट जस्ट से कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस, से सुप्रीम कोर्ट एंड प्रवासी भलाई संगठन केस ऑफ 2014 सेड दिस। सो again we need not ban or curb all the speeches, and therefore to ensure the balance between freedom of speech and public order, hate speech can be divided into 3 categories। अगेन क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल्दो उसमें कुछ लिमिटेशंस है सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर, तो ये भी हमें ध्यान रखने की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कर्ब ना, और ये भी ध्यान रखने की कोई हेट स्पीच पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट कर दे। तो इसी वजह से 3 टाइप की हम हेट स्पीच आपकी वो कर सकते हैं, आपकी 3 टाइप की आपकी हेट स्पीच है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हेट स्पीच दैट मस्ट बी प्रोहिबिटेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोहिबिट द मोस्ट सर्वे फॉर्म ऑफ हेट स्पीच। अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो कुछ हेट स्पीच को तो प्रोहिबिट करना चाहिए। द प्रोहिबिशंस आर टेलर्ड टू प्रिवेंटिंग द एक्सेप्शनल एंड इरिवर्सिबल हार्म द स्पीकर रिमाइंड इंटेंट्स एंड इज एबल टू इंसाइट। तो दीज आर डायरेक्ट एंड पब्लिक इंसाइटमेंट टू जेनोसाइड आपका। तो यानी कि अगर ये कहे कोई आपका पब्लिक लीडर कहे कि यार जेनोसाइड है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार डालो, तो वो आपका हेट स्पीच के अंदर आ जाता है। तो उसे रोकना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अगर या फिर कल को प्यूटिन कह दे कि सारे यूक्रेनियंस को मार दो, अगर ये पब्लिकली कह दे तो वो हेट स्पीच के अंदर आता है। एनी एडवोकेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी हेट्रेड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और आपका वायलेंस।
तो ये भी आपका हेट स्पीच के अंदर आता है। तो ऐसे हेट स्पीच को प्रोहिबिट करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको प्रोहिबिट करना ही चाहिए आपका। हेट स्पीच दैट मे बी प्रोहिबिटेड, एक तो था फर्स्ट कैटेगरी में था हेट स्पीच दैट मस्ट बी प्रोहिबिटेड, यहाँ पे मस्ट था, जैसे जेनोसाइड वगैरह के लिए आपका डायरेक्ट वायलेंस के लिए करता है। दूसरा होता है दैट मे बी प्रोहिबिटेड। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ permits states to restrict expression in limited and exceptional circumstances, complying with the three-part test under Article 19(3) of the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ का है, इट परमिट स्टेट्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन इन लिमिटेड एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो कुछ केसेस में जहां पे थोड़ा डिलेमा है वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दीज रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ in pursuit for a legitimate aim such as respect for the right of others and must be necessary in a democratic society। तो कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है जहां लॉ आपका बैक कर रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर हेट स्पीच को आपको कर्ब करना चाहिए, या फिर आपका पर्टिकुलर एम है कि हमारा जो कर्ब करने का ऑब्जेक्टिव है वो एक लेजिटिमेट है, किसी की पर्टिकुलर की स्पीच को कर्ब करना, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो उस केस में आपका हेट स्पीच को कर्ब कर सकते हैं। और एक तीसरा है आपका लॉफुल हेट स्पीच। यहां पे ऐसा लगेगा कि ये तो एम्बिग्युइटी है कि एक तरफ लॉफुल है साथ में हेट स्पीच है। सो सम एक्सप्रेशंस मे बी इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव बट नॉट मीट एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड्स डिस्क्राइब्ड अबव। द एक्सप्रेशन मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजुडिस and raise concerns over intolerance but does not meet the threshold of severity at which restriction of expressions are justified। तो कुछ lawful hate speech होती हैं जो inflammatory हो सकती हैं, offensive भी हो सकती हैं, but again इतनी ज्यादा सेवियर भी नहीं है। दिस डज नॉट प्रिक्लूड स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग एनी लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स टू टैकल द अंडरलाइंग प्रेजुडिस ऑफ विच द हेट स्पीच इज सिम्प्टोनिक और फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। तो अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ऐसी हेट स्पीच होती हैं, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर कहूं कि मुझे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पसंद नहीं है, तो ये एक अलग इन, और अगर मैं इसके कुछ जेन्युइन रीजन दे रहा हूं तो ये भी हेट स्पीच के अंदर आ सकता है। बट अगर मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं हेट्रेड एक्सप्रेस कर रहा हूं इन अ सिविल वे, तो वो हेट स्पीच है, बट अगेन दैट इज लॉफुल। उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी का डिस्प्लेजर आपका अपना कन्वे नहीं कर सकते। पर अगर मैं ये कहूं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये मुझे पसंद नहीं है कम्युनिटी या फिर ये इंसान, और इसे खत्म कर दो, मार दो, तो वो हेट स्पीच के अंदर आ सकता है, जिसको प्रोहिबिट करना चाहिए। अगेन इसके भी काउंटर आपके मैकेनिज्म आ सकते हैं, बट अगेन एक्सट्रीम वे में आप कहना कि बिल्कुल अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन आप कन्वे ही नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है आपका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम केस स्टडी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टीनेज बॉय और अ गर्ल with a small number of followers on Twitter, tweets an offensive and sexist joke that trivializes the disappearance and likely murder of a school girl, local school girl। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई है छोटा सा लड़का है, अगर वो एक ऑफेंसिव और सेक्सिस्ट जोक आपका करता है that trivializes the disappearance and likely murder of a local school girl, it provokes a strong critical response against the boy online and he eventually deletes the tweet। तो इस केस में क्या होगा, ये हेट स्पीच के अंदर आता है, नहीं आता। तो द कम्युनिकेशन इज ऑफेंसिव एंड रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर problem of misogyny in society. He did not intend to incite any harmful conduct against a particular group, and in any case this does not kind of influence। तो अगेन अगर कोई भी इंसान, अगर ये इस केस में जैसे कहा है कि काफी मिसोजिनिस्ट आपका कमेंट उसने पास कर दिया है, तो उसने बाद में डिलीट भी कर दिया है, तो अगेन ऐसा नहीं कि जस्टिफाइड है, पर ये हेट स्पीच भी नहीं आता, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि इसको अटैक करा जाए या फिर डिस्क्रिमिनेशन करा जाए। उसने सिर्फ एक जोक करा जो बहुत ही घटिया जोक था, बट अगेन वो हेट स्पीच के अंदर नहीं आता। दिस काइंड ऑफ हेट स्पीच मे जस्टिफाई सॉफ्ट इंटरवेंशन फ्रॉम लोकल एक्टर्स इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी सच एज टीचर्स और कम्युनिटी लीडर, बट इट डज नॉट जस्टिफाई द स्टेट इंपोजिंग सैक्शन और अदर आपका रिस्ट्रिक्शन। तो जो मैंने आपका लॉफुल हेट स्पीच के बारे में कहा था, उसमें यही कहा था कि लोकल एक्टर्स है, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनको काउंसिल करना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये जो कमेंट है बहुत घटिया है, इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, आपकी वहां पे उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ये हेट स्पीच में आता ही नहीं है आपका। सो ये तो हो गया हेट स्पीच, क्या उसकी डेफिनेशन है, अटेम्प्ट करा हमने, क्या डिलेमा है, किसको प्रोहिबिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ओरिजिन ऑफ हेट स्पीच। अगर हम कहें कि हेट स्पीच क्यों होती है, एक होता है रीजन ऑफ ओरिजिन, एक होता है फैसिलिटेटिंग फैक्टर कि हेट स्पीच इतनी ज्यादा स्प्रेड क्यों हो रही है। पहला तो हो गया एथनिक और रिलीजियस रीजंस आ गया आपका,
a derogatory, insulting, or disrespectful nickname for a person, ethnicity. For instance, hate speech in Nigeria on ethnic lines and infamous Rohingyas are एग्जाम्पल्स. तो अगेन एक तो हो गया कि एथनिक और रिलीजियस लाइंस हो गई कि ये पर्टिकुलर आपके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं एंड वहां पे कम्युनिटी टेंशंस है, तो उस केस में वहां पे रीजन आ सकता है. अगेन रेशियल आपका अटैक्स हो सकते हैं कि अटैक्स ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न आपका स्टूडेंट्स इन इंडिया हो गया, जैसे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को ग्रेटर नोएडा में आपका, तो रेसिज्म हो गया, डिफरेंट रिलीजन हो गया, तो इस कंटेक्स्ट में आपके हेट स्पीच हो सकती है आपके डिफरेंसेस के चक्कर में. एक और रीजन हो सकता है होमोफोबिक. ऑल्दो सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी मेक्स द एलजीबीटी कम्युनिटी वल्नरेबल टू अटैक एंड इंटीग्रिटी. अब तो इसमें वहां पे इन पे डिस्क्रिमिनेशन हटा दी गई है, पर पहले केस में अगर देखा जाए तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी था, तो उसके चक्कर में ये हो सकता है कि एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी है तो आपका उनको भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो इसी चक्कर में हेट स्पीच हो सकती है. तो यानी कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिलीजन, आपका एथनिसिटी, आपका रेस, या फिर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअलिटी, आपका जेंडर, तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है. एंड साथ में आपका हो सकता है पॉलिटिकल, कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट होता है, जैसे पॉलिटिकल आपका इलेक्शन रिलीज पे देखिए तो काफी जस्ट टू स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स, उसके कंटेक्स्ट में भी काफी लोग आपके हेट स्पीच में उतर आते हैं आपके. तो ये तो आपके हो गए कि डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स. अगेन रीजंस फॉर हेट स्पीच, या फिर क्या रीजन अंडरलाइंग रीजंस हो सकते हैं आपके. डिफरेंट रिलीजन, यू बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, यू बिलोंग टू अ डिफरेंट एथनिसिटी, ट्राइब, या फिर यू बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस, you belong to a different sexual orientation, gender, or you belong to a different political ideology. इस context में इसी dividing line पे ही hate speech होती है. What are the facilitating factors? जैसे social media factors हैं, तो अगेन इनको यूज करा जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, इनकी रीच बहुत ज्यादा है और साथ में अनोनिमिटी प्रेफर करते हैं, तो इसी कंटेक्स्ट में कोई भी कुछ भी कमेंट दे देता है, वहां पे आपका रीच बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के ज्यादा चांसेस है. एनोनिमिटी के चक्कर में यहाँ पे ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन सा ये कमेंट कंटेंट पोस्ट कर रहा है. रोल ऑफ मीडिया की बात करें, बोथ डेलिबरेट एंड अनइंटेंशनल नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ स्पीच आर ऑफन फाउंड इन द मीडिया, थस नेगेटिवली इंपैक्टिंग पीपल्स व्यू ऑफ द कम्युनिटी. मूवीज में देखें तो वहां पे काफी बार आपका होता है, मूवीज में देखें, एड्स में देखें, तो वहां पे किसी ना किसी कम्युनिटी को टारगेट करा जाता है, डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. इस कंटेक्स्ट में भी आपका हेट स्पीच प्रमोट करते हैं. Lack of clarity in terms of analyzing what constitute hate speech and what does not, there is lack of clarity. तो इसी चक्कर में वहां पे आपका, क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन ही ढंग से नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में भी आपका हेट स्पीच अगर होती है तो उसे लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं करा जाता. और साथ में यही आपके लीगल लूपहोल्स हैं. Hate speech has been covered indirectly under 6 to 7 provision of IPC in India. Despite best intention, the governments are often marred by procedural irregularities and overreach. और हम अगर हेट स्पीच की बात करें, क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है. अभी हमने बात करी कि हेट स्पीच होती है उसका रीजन होता है, कोई भी इवेंट होती है उसका कुछ रीजन होता है, उसका इम्पैक्ट होता है. अब हम इम्पैक्ट पे बात करते हैं कि पहली बात तो थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपका पेपर 3 में भी, जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी आता है. अगेन तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, क्योंकि टेरर आउटफिट्स भी इसमें यूज कर लेते हैं हेट स्पीच को, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ होती है, हेट क्राइम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको बैंगलोर से आपको एक्सोडस हुआ था कुछ टाइम पहले, एंटी ब्लैक रेशियल अटैक्स इन यूएस, जेनोसाइड, एथनिक क्लिनजिंग, ये सब अटैक्स होते हैं आपके. रिफ्यूजी क्राइसिस जैसे हमने देखे तो रोहिंग्या का क्राइसिस हो रहा है आपका, और साथ में कास्ट वायलेंस वगैरह ये सब होती रहती है, तो ये सब आपका इंपैक्ट होता है. और अल्टीमेटली हेट स्पीच के चक्कर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आपका इंपैक्ट होता है. तो इसके चक्कर में, हेट स्पीच के चक्कर में काफी लोग अपना डिबेट में पढ़ते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर कमेंट करूंगा तो हो सकता है मुझे बैकलैश होगा, हेट स्पीच का विक्टिम बन जाऊंगा, तो इसी कंटेक्स्ट में लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपैक्ट होता है. सो व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे देखें और लीगल लॉ उस पे एंगल पे देखें तो क्या क्या प्रोविजंस है. As it's difficult to define hate speech, limits to Article 19 contained in Article 19 Clause 2. तो Article 19 Clause 1 आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, तो लेकिन उस पर कुछ लिमिट्स लगाई जाती है अंडर Article 19 Clause 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो थस वहां पे उस लिमिट्स को थोड़ा बहुत यूज करा जाता है टू इम्पोज सम काइंड ऑफ लिमिट्स ऑन हेट स्पीच. बट अगर हम, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट हो गया, पर अगर हम लॉ पे देखें तो हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया. हाउएवर लीगल प्रोविजन इन सर्टेन लेजिस्लेशन, आईपीसी आपका 1860 हो गया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट,
प्रोहिबिट सिलेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एज एक्सेप्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका। तो अगेन वो भी कुछ लिमिट लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ लिमिट लगाता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, एंड आपका आईपीसी 1860, सीआरपीसी आपका 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 वो भी कुछ लिमिट लगाता है सम ऑन सम आपका स्पीच पे, सम एक्सप्रेशंस पे, बट अगेन हेट स्पीच को डायरेक्टली आपका नहीं डिफाइन करा जाता। तो क्या रिकमेंडेशन है कि हेट स्पीच के लिए भी कोई एक्सप्लिसिट आपका लॉ तो है नहीं, तो क्या रिकमेंडेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, मैंने आपको बताया था, प्रवासी आपका भलाई संगठन, उस केस में 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिर्फ यही ध्यान रखने ना, रिक्वेस्टेड द लॉ कमीशन टू डिफाइन हेट स्पीच एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द पार्लियामेंट ऑन कर्बिंग हेट स्पीच, ये सुप्रीम कोर्ट ने था। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर 267 आई थी, ये इंपॉर्टेंट आपकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आपका केस जजमेंट दी थी, लॉ कमीशन अपनी 2017 में रिपोर्ट सबमिट करी, तो दैट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट उन्होंने इसको सीरियसली लिया। तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 267, एंड साथ में इस रिपोर्ट में एक न्यू लॉ भी इन्होंने अपना सबमिट करा था, ड्राफ्ट लॉ सबमिट करा था, और उस ड्राफ्ट लॉ का नाम था द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017। बट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं होती, तो ये बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा गया, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017। सो अगेन ये लॉ ड्राफ्ट करा गया, एंड इसने कहा कि इट शुड इंसर्ट न्यू सेक्शंस टू कर्ब हेट स्पीच। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2017 जो ड्राफ्ट लॉ था, लॉ कमीशन ने प्रपोज करा, उसमें क्या इन्होंने प्रपोज करा, दैट इट शुड इंसर्ट न्यू सेक्शन 153C टू पेनलाइज इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, एंड इंसर्ट सेक्शन 505A जो क्रिमिनल लॉ आपका जो है, टू मेक कॉजिंग फियर, अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केस अ स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस। ये आपका था। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर हमने कौन सी देखी, 267 हमने देखी, जिसके अंदर इसने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल देखा। तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी 2014 का प्रवासी भलाई संगठन आपका, एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 267। फिर एक है TKA विश्वनाथ कमेटी, इट ऑल्सो सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2017 टू कर्ब ऑनलाइन हेट स्पीच। इसने स्पेसिफिकली ऑनलाइन लेवल पे आपका देखा था, मैंने आपको बताया था कि हेट स्पीच इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया विच प्रोवाइड्स यू द रीच to the maximum followers, and it also provides you the anonymity. So it made following recommendations to curb the menace of hate speech and abuse on internet. It said that section 78 primarily जो आपका ये जो आपका IT एक्ट है उसका section 78 है, primarily deals with the capacity building but needs to be relooked with a view to sensitize the officers of the law enforcement agency। तो सेक्शन 78 ऑफ IT एक्ट आपका 2000 जो है उसके बारे में इसने कहा था ये, each state should have a state cyber crime coordinator which should be an officer not below the rank of inspector general। तो साथ में इन्होंने कहा कि पहली बात तो सेक्शन 78 को रीडिफाइन करना चाहिए, दूसरी बात स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर एक होना चाहिए। तो ये आपके कुछ लीगल मेजर्स थे, लॉ कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, TK विश्वनाथ कमेटी ने। फिर कुछ नॉन लीगल मेजर्स होने चाहिए। फर्स्टली जो पुलिस फोर्सेस हैं, लीगल बॉडीज हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टू एंश्योर कि जेन्युइन आपकी जो हेट स्पीच है उसको कर्ब करा जाए और जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्ब ना करा जाए। क्लैरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज नीडेड टू डील विद दिस। अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड आपका, एंड कॉन्ट्रा नैरेटिव्स, जनरेटिंग कॉन्ट्रा नैरेटिव्स ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस थ्रू कैंपेन इज रिक्वायर्ड। साथ में पॉपुलर टेलीविजन ड्रामास विच सटली एंड इफेक्टिवली प्रोमोट हार्मनी बिटवीन वॉरिंग कम्युनिटीज, ये भी प्रोमोट करना चाहिए। साथ में अगर इनकेस द टेंशन इज बिटवीन द टू रिलीजियस कम्युनिटीज, तो उनके जो हेड्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, उन दोनों को साथ में बिठाना चाहिए और जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कराना चाहिए। एंड साथ में स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शुड बी रिक्वायर्ड, intervention especially in the context of social media is required to monitor the dissemination of hate speech and by mobilization। तो यही आपका, ये सारे आपके स्टेप्स लेने चाहिए कि सोशल मीडिया पे अगर आपका मॉनिटर करना चाहिए, जेन्युइन केसेस हैं और जो अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर हेट स्पीच का, जो मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए कवर करा है। इसमें मैंने बताया कि हेट स्पीच एग्जैक्टली क्या है, क्या इश्यूज हैं। प्रीलिम्स में भी कुछ एनालिटिकल स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इसी वजह से मैंने आपसे ये डिटेल में करा है, और GS पेपर 4 के कंटेक्स्ट में मैंने केस स्टडी के फॉर्म में भी ये टॉपिक कवर करा है। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।
If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to connect with us on via these social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. This is our email ID, info@aqbias.com. You can always reach out to us, and this is our contact number, 931905800. If you have any query with respect to this topic, with respect to deciding the strategy for the UPSC prelims, mains, or interview, or any stress related issue, please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.